तो दोस्तों माय ऑक्सफोर्ड ईयर, जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है और नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर अभी ये चल रही है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। ये एक रोमांटिक मूवी है, तो आज हम इसी मूवी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, पूरी चीज़ इस वीडियो में एक कवर होने वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। माई ऑक्सफोर्ड ईयर एक 2025 अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इयान मॉरिस ने किया है और एलिसन बर्नेट और मेलिसा ओसबोर्न ने लिखा है, जो जूलिया व्हेलन के इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित है, जिसे बर्नेट की मूल पटकथा से रूपांतरित किया गया था। एक इसमें सोफिया कार्सन और कोरी मायल क्रिस्ट है। कथानक एना डेला वेगा एक बुद्धिमान अमेरिकी छात्रा है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1 साल के लिए विक्टोरियन कविता का अध्ययन करने जा रही है। अपने पहले ही दिन जेमी डेवनपोर्ट अपनी कार में उस पर पानी फेर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह उसे एक कक्षा पढ़ाने वाला है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक मजेदार रात साथ बिताते हैं जिसमें एना पहली बार एक पब में जाती है। हालांकि रात के अंत में जेमी उसे अस्वीकार कर देता है, जिसके बाद एना किसी दूसरे आदमी के साथ नाचकर उसे ईर्ष्यालु बनाने का फैसला करती है। अगले दिन जेमी उसे एक खास किताब दिखाता है और दोनों सुलह करके सेक्स करते हैं। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उनका रिश्ता गंभीर नहीं है। एना जेमी की एक करीबी दोस्त सेसिलिया से बात करती है, जो उसे दूर रहने की चेतावनी देती है। कुछ महीनों में वे करीब आते हैं और आखिरकार जेमी एना को अपने घर बुलाता है। जेमी बताता है कि उसके भाई एडी का निधन हो गया है और वह और उसके पिता अब बात नहीं करते। सुबह जेमी दूर दूर तक दिखाई देता है। एना अपने दोस्तों के साथ ऑक्सफोर्ड बनाम कैम्ब्रिज बोट रेस देखने जाती है, लेकिन पढ़ाई के कारण वह एक हफ्ते से जेमी से नहीं मिली है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह हफ्तों से लाइब्रेरी नहीं गया है और सेसिलिया भी एक हफ्ते से व्यस्त है। एना गुस्से में उससे मिलने उसके घर जाती है और सिसिलिया को ढूंढती है। हालांकि जेमी बीमार लगता है और उसका इलाज चल रहा है और एना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। बाद में जेमी एना को बताता है कि एडी को कैंसर था और सिसिलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। कैंसर आनुवांशिक था और अब जेमी भी इससे पीड़ित है। एना ने जो देखा वह उसका आखिरी इलाज था और दर्द के कारण वह अब और इलाज नहीं करवाएगा, इसीलिए उसके पिता नाराज है। जेमी कहता है कि एना को उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन एना उनकी पहली बातचीत का जिक्र करती है और कहती है कि उसे अकेले तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए। जेमी अन्ना को बॉल पर ले जाने के लिए राजी हो जाती है, जहां उनकी मुलाकात जेमी के माता-पिता से होती है। अन्ना जेमी के पिता से बात करती है और पिता उसे समझाते हैं कि वह कैसे चाहते हैं कि अन्ना जेमी को घर लौटने के लिए मनाए ताकि उसका सबसे अच्छा इलाज हो सके। जेमी अभी भी उसकी बात को अनसुना कर रहा है और रात के अंत में जेमी कमजोर होकर घर पर गिर पड़ता है। उसे ठीक होने के लिए अस्पताल भेजा जाता है और अन्ना जेमी के पिता को बाहर परेशान देखती है। एना के जन्मदिन पर वह जेमी की कार चलाकर उस भव्य महल में जाती है जहां वह पला बढ़ा है, जहां उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं। जेमी अपने पिता से बचता रहता है, जो एक नई दवा के बारे में बात करते हैं, लेकिन जेमी अपना बचा हुआ समय अस्पताल में नहीं बिताना चाहता। जेमी एना को बताता है कि एडी की मौत महल में हुई थी। उपहार मिलने के बाद एना को पता चलता है कि जेमी अपने पिता के साथ सुलह कर चुका है और एक मॉडल कार बना रहा है, जिसे एना ने उसे उपहार में दिया है, जैसा कि उन्होंने जेमी और एडी के बचपन में किया था। एना के दोस्तों को पता चलता है कि जेमी को कैंसर है और एना जेमी से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। एना को उसके माता-पिता का जन्मदिन का फोन आता है और वह अपनी मां को बताती है कि वह न्यूयॉर्क वापस जाकर अपनी नौकरी करने के बजाय इंग्लैंड में ही रहेगी। जेमी
एना के अपने भविष्य के खिलाफ फैसले पर नाराज है और दोनों में बहस होती है, जिसके कारण एना अलग कमरे में सोती है और जेमी उस मॉडल कार को तोड़ देता है जिस पर उसके पिता और उसने काम किया था। जेमी के न रहने के कारण एना अमेरिका वापस जाने का फैसला करती है। वह स्नातक हो चुकी है और उसने जेमी से बात नहीं की है। वे फिर से बात करते हैं और एना जेमी के साथ रहना चाहती है, जबकि जेमी को डर है कि उसे इसका पछतावा होगा, लेकिन अंततः वे सुलह कर लेते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। अगली सुबह एना को जेमी बेहोश मिलता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि जेमी को निमोनिया हो गया है क्योंकि कैंसर ने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दिया है और उसे इलाज की जरूरत है। जेमी के पिता आखिरकार जेमी की इच्छा समझते हैं और मना कर देते हैं। जेमी और एना साथ साथ घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन जेमी की गोद में ही उनका निधन हो जाता है। एक समय सीमा में एना अकेले यूरोप घूमने जाती है और अंततः उसी कक्षा में पढ़ाती है जिसमें जेमी उसे पढ़ाता था। गालना कलाकारों में शामिल है 3 अन्ना डे ला वेगा के रूप में सोफिया कार्सन, कोरी माइलक्रिस्ट जेमी डेवनपोर्ट के रूप में, डगरे स्कॉट विलियम डेवनपोर्ट जेमी के पिता, कैथरीन मैककॉर्मैक एंटोनिया डेवनपोर्ट जेमी की मां, हैरी ट्रेवाल्डविन चार्ली बटलर के रूप में, ह्यूग कोल्स रिडले के रूप में, पोपी गिलबर्ट सेसिलिया नोल्स, बार्नी हैरिस इयान के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्देशन इयान मॉरिस ने किया है और एलिसन बर्नेट और मेलिसा ओसबोर्न ने इसे लिखा है, जो जूलिया व्हेलन के इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित है, जिसे बर्नेट की मूल पटकथा से रूपांतरित किया गया था। एक लॉरा क्विकसिल्वर और जॉर्ज बर्मन टेम्पल हिल एंटरटेनमेंट के निर्माता है और फिल्म को स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 4 कलाकारों का नेतृत्व सोफिया कार्सन और कोरी माइलक्रिस्ट कर रहे हैं। 5 इसमें डगरे स्कॉट, कैथरीन मैककॉर्मैक, हैरी ट्रेवाल्डविन और ह्यूग कोल्स भी शामिल है। 6 मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में इंग्लैंड में हुई, जिसमें फिल्मांकन स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोर्लियन लाइब्रेरी, मैगडलेन कॉलेज, सेंट ह्यूज कॉलेज और हर्टफोर्ड कॉलेज और विंसर शहर में भी शामिल थे। 7, 8, 9, 10 बोर्लियन लाइब्रेरी, मैगडलेन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, सेंट ह्यूज कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। मुक्त करना माई ऑक्सफोर्ड ईयर 1 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 11, 12, 3 अगस्त 2025 तक नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 मूवीज सूची में यह फिल्म नंबर 1 पर थी। 13 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 19 आलोचकों की समीक्षाओं में से 26% सकारात्मक है। 14 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 39 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 15 इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी। 16 जर्मन फिल्म वेबसाइट filmdatenbank.eu ने माई ऑक्सफोर्ड ईयर को 100 में से 82 अंक दिए। 17 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक विद्वान होंक्सलॉस विश्वविद्यालय के समारोहों और परंपराओं को चित्रित करने में इसकी कमियों के लिए फिल्म की आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म ऑक्सफोर्ड से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री को एक अकादमिक डिग्री के रूप में गलत समझती है, मैट्रिकुलेशन समारोह से शास्त्रीय लैटिन को हटा देती है, मैट्रिकुलेशन को एकांत यात्रा के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और कॉलेज बॉल को गलत स्थान पर रखती है। हालांकि वह सबफ्स शेल्डोनियन थिएटर को समारोहों की सेटिंग के रूप में और ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के संक्षिप्त रूप में डीफिल के उपयोग को सटीक रूप से शामिल करने की बात स्वीकार करते हैं। 18 गार्जियन के बेंजामिन ली ने फिल्म को 2/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म में भावनात्मक गहराई की कमी है और यह दर्शकों को पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाती, जिसके परिणामस्वरूप देखने का अनुभव ठीक-ठाक तो होता है,
लेकिन अंततः भूलने योग्य हो जाता है। एलिसन बर्नेट, जन्म 16 दिसंबर 1958, उद्धरण वांछित, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलिसन बर्नेट का जन्म इथाका, न्यूयॉर्क में हुआ था। उद्धरण वांछित, उन्होंने इवांस्टन, इलिनॉइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एक जुइलियार्ड में जाने से पहले जहां उन्होंने नाटक लेखन का अध्ययन किया। 2. पतली परत। 1990 के दशक। बर्नेट की पहली पटकथा किकबॉक्सिंग जेल ड्रामा ब्लडफिस्ट 3, फोर्स्ड टू फाइट 1992 थी। 3. जिसे उन्होंने चार्ल्स मैटेरा के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने ग्रेगरी हाइन्स की पहली निर्देशित फिल्म ब्लीडिंग हार्ट्स 1994, 4 और जॉन स्लेटरी, जेनिफर ग्रे और लारा फ्लिन बॉयल अभिनीत फिल्म रेड मीट 1997 भी लिखी, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था। 5. 2000। बर्नेट की अगली फिल्म ऑटम इन न्यूयॉर्क 2000 थी, जिसमें रिचर्ड गेरे और विनोना राइडर ने अभिनय किया था। 6. इसके बाद लाइफटाइम ओरिजिनल मूवी परफेक्ट रोमांस 2004। 7. फीस्ट ऑफ लव 2007, जो चार्ल्स बैक्सटर की किताब पर आधारित थी और जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन और ग्रेग किन्नर ने अभिनय किया था। 8. और रेसरेक्टिंग द चैंप 2007, जिसे माइकल बॉटमैन के साथ लिखा गया था और जिसमें सैमुअल एल जैक्सन और जोश हार्टनेट ने अभिनय किया था। 9. 2008 में बर्नेट ने रॉबर्ट फेवोलेंट और मार्क ब्रिंकर के साथ डायने लेन अभिनीत क्राइम थ्रिलर अनट्रेसेबल 2008 लिखी। 10. अगले वर्ष बर्नेट ने फेम का रीमेक लिखा। 11. 2010 के दशक। 2012 में बर्नेट की 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग 2012, जिसे लेन वाइसमैन, जॉन हलाविन और जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की ने मिलकर लिखा था। यह अंडरवर्ल्ड सीरीज की चौथी फिल्म थी जिसमें केट बेकिंसले ने अभिनय किया था। अगले महीने गॉन 2012 रिलीज हुई, जिसमें अमांडा सेफ्राइड ने अभिनय किया। 12. 2013 में बर्नेट ने अपने उपन्यास अनडिस्कवर्ड गर्ल पर आधारित अपनी दूसरी फिल्म आस्क मी एनीथिंग 2013 का निर्देशन किया। 13. इस फिल्म में ब्रिट रॉबर्टसन, जस्टिन लॉन्ग, क्रिश्चियन स्लेटर, रॉबर्ट पैट्रिक और मार्टिन शीन ने अभिनय किया है। 14. 2019 में बर्नेट ने आस्क मी एनीथिंग के सीक्वल अंदर गर्ल का निर्देशन किया, जिसमें सैमी हनराटी और पीटर गैडियट ने अभिनय किया, जो इसी नाम के उनके 2015 के उपन्यास पर आधारित था। 15. कल्पना। बर्नेट का पहला उपन्यास क्रिस्टोफर, ए टेल ऑफ सेडक्शन 2003 में ब्रॉडवे बुक्स द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह 2004 के पेन सेंटर लिटरेरी अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट था। 1. 2006 में बर्नेट ने क्रिस्टोफर का सीक्वल द हाउस ब्यूटीफुल लिखा, जिसे कैरोल एंड ग्राफ द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद 2009 में विंटेज बुक्स द्वारा उपन्यास अनडिस्कवर्ड गर्ल प्रकाशित किया गया। 16. 2011 में बर्नेट ने अपने उपन्यास क्रिस्टोफर का दूसरा सीक्वल लिखा, जिसका शीर्षक डेथ बाय सनशाइन था, जिसे राइटर्स ट्राइब बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। 17. बर्नेट ने अपना 5वां उपन्यास द एस्केप ऑफ मैल्कम पो 2014 में जारी किया। 18. उन्होंने 2015 में अनडिस्कवर्ड गर्ल का सीक्वल नोवेला अंदर गर्ल जारी किया। लिया मेव हेलन, जन्म 8 मई 1984, एक अमेरिकी अभिनेत्री, कथावाचक और लेखिका है। एक अभिनेत्री के रूप में वह टेलीविजन पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला वंस एंड अगेन 1999 से 2002 में ग्रेस मैनिंग की भूमिका और 2002 की लाइफटाइम फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ जोई में सहाभिनीत भूमिका के लिए जानी जाती है। एक प्रसिद्ध बाल कलाकार, हेलन पहली बार 11 साल की उम्र में पर्दे पर दिखाई दी और 2004 में मिडिलबरी कॉलेज में मैट्रिकुलेशन होने तक टेलीविजन भूमिकाएं निभाती रहीं। हेलन ने 2006 से 2007 शैक्षणिक वर्ष लिंकन कॉलेज
ऑक्सफोर्ड में एक विजिटिंग छात्र के रूप में बिताने के बाद 2008 में मिडिलबरी से मैग्ना कम लाउड से स्नातक किया। 1-2 व्हेलन ने फंतासी थ्रिलर जुलाई 2022 तक उन्होंने 400 से अधिक ऑडियोबुक सुनाई है। 2018 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास माई ऑक्सफोर्ड ईयर प्रकाशित किया। प्रारंभिक जीवन। जूलिया में व्हेलन का जन्म 8 मई 1984 को ओरेगन में हुआ था। उनके पिता एक अग्निशामक और मां एक शिक्षिका थीं। व्हेलन ने 5 साल की उम्र में पहली बार सामुदायिक रंगमंच में अभिनय किया। 4 और ओरेगन के एशलैंड में ओरेगन शेक्सपियर महोत्सव की वार्षिक यात्राओं ने अभिनय के प्रति उनकी रुचि को और गहरा किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेता पटकथा लेखक ज्योफ प्रिसिर से अभिनय की शिक्षा लेनी शुरू की। 5 उनके बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हुए और अंततः प्रिसिर उनके अभिभावक बन गए और लॉस एंजिल्स की यात्राओं पर उनके साथ जाते थे, जहां उन्हें जल्द ही पेशेवर सफलता मिली। उद्धरण वांछित। व्हेलन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रिसिर और उनकी पत्नी डेज ऑफ अवर लाइव्स की अभिनेत्री डेरिया रग्गल्स 4 के साथ लॉस एंजिल्स चली गईं। उनकी पहली टीवी भूमिका 8 अप्रैल 1996 को ड्रामा सीरीज नोव्हेयर मैन के एक एपिसोड में थी। प्रारंभिक अभिनय करियर। व्हेलन को पहली बार 1998 की टीवी फिल्म 15 एंड प्रेग्नेंट में कर्स्टन डंस्ट की छोटी बहन के रूप में व्यापक दर्शकों के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने फिल्म की गर्भवती नायिका की भूमिका निभाई थी। 1999 में व्हेलन को वह भूमिका मिली जिसके लिए वह आज भी जानी जाती है। पारिवारिक नाटक वंस एंड अगेन में असुरक्षित किशोरी ग्रेस मैनिंग की भूमिका निभाई। कलाकारों में सेला वार्ड और बिली कैंपबेल शामिल थे, जो एकल माता-पिता की भूमिका निभाते हैं, जो एक प्रेम संबंध को पोषित करने और अंततः एक मिश्रित परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। वंस एंड अगेन अपने अभिनेताओं की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात था। 6 विशेष रूप से युवा कलाकारों के लिए, 7 जिन्हें उनके संवेदनशील अभिनय के लिए सराहा गया था। 6 उन्हें वयस्क लीड के अनुरूप स्क्रीन समय दिया गया था। व्हेलन, मेरेडिथ डीन, शेन वेस्ट और इवान राहेल वुड ने क्रमशः वार्ड और कैंपबेल के बच्चों की भूमिका निभाई। मिशा बार्टन इवान राहेल वुड की प्रेमिका के रूप में अपने अंतिम सीजन में शो में शामिल हुईं। इस समलैंगिक कहानी को व्हेलन के चरित्र से जुड़े एक समान रूप से विवादास्पद कथानक के साथ जोड़ा गया था, जिसमें एरिक स्टोल्स द्वारा अभिनीत उसके हाई स्कूल ड्रामा शिक्षक मिस्टर दिमित्री के साथ एक असफल रोमांस था। व्हेलन, डीन और वुड को अप्रैल 2001 में उनके प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली। 8 व्हेलन को मार्च 2000 में टीवी ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सहायक युवा अभिनेत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से नामांकित किया गया था। 9 वंस एंड अगेन के 3 साल पूरे होने के बाद व्हेलन ने 2002 की लाइफटाइम टेलीविजन फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ जॉय में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक मॉडल छात्रा की भूमिका निभाई जो डॉक्टर के पर्चे वाली नशीली दवाओं की लत से जूझ रही थी। मिया फेरो ने उनकी मां का किरदार निभाया और एंड्रयू मैकार्थी उनके पुनर्वास सलाहकार थे। इस फिल्म का प्रचार वंस एंड अगेन के लाइफटाइम टीवी पर पुनः प्रसारण के साथ किया गया था। व्हेलन ने 2004 तक, जब उन्होंने मिडिलबरी कॉलेज में दाखिला लिया, तब तक टेलीविजन भूमिकाएं जारी रखीं। व्हेलन ने 2006 से 2007 शैक्षणिक वर्ष लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में एक विजिटिंग छात्र के रूप में बिताया। 1-2 ऑडियोबुक वर्णन। व्हेलन ने कई ऑडियोबुक के वर्णन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। 10 जिसमें गिलियन फ्लिन की 2012 की थ्रिलर गॉन गर्ल, किर्बी हेबोर्न के साथ सहपठित नोरा रॉबर्ट्स की द विटनेस शामिल है, जिसके लिए उन्होंने 2013 ऑडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ रोमांस जीता। 11 और तारा वेस्टोवर की एजुकेटेड, जिसके लिए उन्होंने 2019 में उसी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला कथावाचक का पुरस्कार जीता। व्हेलन ने ओटेसा मोशफेग द्वारा पुरस्कार विजेता उपन्यास माई ईयर ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, लिंडा होम्स द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर एवी ड्रेक स्टार्ट्स ओवर और अपने उपन्यास माई ऑक्सफोर्ड ईयर का भी वर्णन किया। जुलाई 2022 तक व्हेलन ने 400 से अधिक ऑडियोबुक्स के साथ साथ न्यूयॉर्क,
द न्यू यॉर्कर और अन्य पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखे थे। 3. व्हेलन लंबे फॉर्म नॉन-फिक्शन पत्रकारिता का भी वर्णन करते हैं, जिसमें द न्यू यॉर्कर, द अटलांटिक, प्रोपब्लिका और वैनिटी फेयर के लेख शामिल है। 12-13 लेखक 2018 में व्हेलन ने अपना पहला उपन्यास माई ऑक्सफोर्ड ईयर प्रकाशित किया, जिसे एंटरटेनमेंट वीकली ने ऑक्सफोर्ड की एक अद्भुत और सटीक तस्वीर और प्यार और पसंद के प्रति एक बेहद हृदय विदारक और जीवन पुष्टिकारी श्रद्धांजलि कहा। 2022 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रकाशित किया। 14 अनुकूलन 2024 में नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म माई ऑक्सफोर्ड ईयर के रूपांतरण पर फिल्मांकन शुरू हुआ। यान केवन मॉरिस, जन्म 6 अगस्त 1973, एक अंग्रेजी लेखक है। उन्हें अपने लेखन साथी डेमन बेसली, 3 के साथ द इनबिटवीनर्स की रचना करने और स्टैंड अप कॉमेडियन जिमी कार के साथ लंदन रेडियो स्टेशन XFM FM पर एक शो की सहमेजबानी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कल्ट स्पूफ टीवी शो लुक अराउंड यू के आयरन और म्यूजिक एपिसोड में, साथ ही जिमी कार की दूसरी लाइव DVD में कॉमेडी आइडल नामक एक फीचर में पैनलिस्ट के रूप में काम किया। अन्य लेखन क्रेडिट में HBO के फ्लाइट ऑफ द कॉनकॉर्ड्स के 2 एपिसोड शामिल है, सीजन 1 का द एक्टर और सीजन 2 का अननेचुरल लव। मॉरिस ने 2023 की स्पोर्ट्स कॉमेडी नेक्स्ट गोल विंस के लिए ताइका वेटिटी के साथ पटकथा भी लिखी और 2020 में BBC के लिए फुटबॉल कॉमेडी सीरीज द फर्स्ट टीम की सहपटकथा भी लिखी। व्यक्तिगत जीवन मॉरिस की शिक्षा हैम्पटन स्कूल में हुई और उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उद्धरण आवश्यक मॉरिस ने 14 मई 2011 को पाम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी गायिका और DJ मार्चेल ब्रेडेनिनी से शादी की। 4. मॉरिस वेस्ट लंदन फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स का समर्थन करते हैं। इंडिया टुडे लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक भारतीय अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका है। 3-4 यह भारत में सबसे व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिका है, जिसकी पाठक संख्या लगभग 8 मिलियन है। 5 2014 में इंडिया टुडे ने डेलियो नामक एक नई ऑनलाइन राय उन्मुख साइट लॉन्च की। 6 इतिहास इंडिया टुडे की स्थापना 1975 में विद्या विलासपुरी, थॉम्पसन प्रेस के मालिक ने की थी। उनकी बेटी मधु त्रेहान इसके संपादक और बेटे अरुण पुरी इसके प्रकाशक है। वर्तमान में इंडिया टुडे हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में भी प्रकाशित होता है। इंडिया टुडे समाचार चैनल 22 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2017 में अरुण पुरी ने इंडिया टुडे ग्रुप का नियंत्रण अपनी बेटी कैली पुरी को सौंप दिया। 25 मार्च 2024 को गल्फ न्यूज ने प्लेटफार्मों के बीच अपनी हालिया साझेदारी की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वे मध्य पूर्व में इंडिया टुडे पत्रिका का वितरण शुरू करेंगे, जिससे UAE में भारतीय प्रवासियों तक इसकी पहुंच का विस्तार होगा। मैट्रिकुलेशन किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की औपचारिक प्रक्रिया है या मैट्रिकुलेशन परीक्षा जैसी कुछ शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करके प्रवेश के लिए पात्र बनने की प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया में मैट्रिकुलेशन शब्द का प्रयोग अब बहुत कम होता है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के प्रारंभ में सभी राज्यों ने मैट्रिकुलेशन परीक्षा के स्थान पर या तो एक प्रमाणपत्र लागू कर दिया, जैसे विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में हायर स्कूल सर्टिफिकेट HSC, या एक विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तृतीयक प्रवेश परीक्षा। इन सभी का नाम बदलकर न्यू साउथ वेल्स को छोड़कर राज्य आधारित प्रमाणपत्र कर दिया गया है, जैसे विक्टोरियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन VCE या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन WAES। ऑस्ट्रेलिया के कुछ कैथोलिक विश्वविद्यालयों ने मैट्रिकुलेशन समारोह फिर से शुरू कर दिए हैं। सिडनी विश्वविद्यालय के सेंट जॉन द इवेंजेलिस्ट कॉलेज और कैंपियन कॉलेज ऑस्ट्रेलिया के नए छात्र एक औपचारिक समारोह के दौरान
शैक्षणिक पोशाक पहनकर कॉलेज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश में मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा के अंत में ली जाने वाली माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र एसएससी परीक्षा है और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 12वीं कक्षा के अंत में ली जाने वाली उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र एचएससी परीक्षा है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों की तरह बांग्लादेश में भी अभी भी ब्रिटिश राज के दिनों से ली जाने वाली मैट्रिकुलेशन परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इंग्लैंड में इन शब्दों को क्रमशः ओ या साधारण स्तर की परीक्षाओं, जिसे अब जीसीएसई कहा जाता है, और ए या उन्नत स्तर की परीक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ब्राजील। ब्राजीलियाई पुर्तगाली भाषा में मैट्रिकुलर शब्द का अर्थ किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम में नामांकन लेने की क्रिया से है, चाहे वह प्राथमिक, हाई स्कूल, कॉलेज या स्नातकोत्तर शिक्षा हो। कनाडा। कनाडा में इस शब्द का प्रयोग कुछ पुराने विश्वविद्यालयों द्वारा अभिविन्यास फ्रोश कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। उद्धरण वांछित। हालांकि किंग्स कॉलेज विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालय अभी भी औपचारिक मैट्रिकुलेशन समारोह आयोजित करते हैं। किंग्स में होने वाला समारोह ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में आयोजित मैट्रिकुलेशन समारोहों से काफी मिलता जुलता है। टोरंटो विश्वविद्यालय का ट्रिनिटी कॉलेज भी औपचारिक मैट्रिकुलेशन समारोह आयोजित करता है, जिसके दौरान आने वाले छात्रों को एक मैट्रिकुलेशन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिससे यह उत्तरी अमेरिका के किसी भी विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कॉलेजों द्वारा आयोजित मैट्रिकुलेशन समारोह के सबसे करीब हो जाता है। टोरंटो विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त विज्ञान और इंजीनियरिंग संकाय में फ्रोश सप्ताह भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में आयोजित एक विशिष्ट मैट्रिकुलेशन समारोह के साथ शुरू होता है। हालांकि हस्ताक्षर करने के लिए कोई मैट्रिकुलेशन रजिस्टर नहीं है और यह कार्यक्रम संकाय द्वारा आधिकारिक रूप से आयोजित करने के बजाय छात्रों द्वारा संचालित टोरंटो विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग सोसाइटी, उनकी अभिविन्यास समिति के माध्यम से द्वारा आयोजित किया जाता है। 2. यह वह जगह भी है जहां प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र हार्ड-हैट शपथ लेते हैं, जो राइफलमैन के पंथ का एक संशोधित संस्करण है। 3. मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय में 1990 के दशक से मैट्रिकुलेशन समारोहों को काफी हद तक कम कर दिया गया है। हालांकि प्रिंसिपल द्वारा आमतौर पर मोल्सन स्टेडियम में आने वाली कक्षा के लिए दिया जाने वाला भाषण अभी भी एक वार्षिक परंपरा है। ओंटारियो में ग्रेड 13 के युग के दौरान ग्रेड 12 के संतोषजनक समापन को जूनियर मैट्रिकुलेशन माना जाता था और ग्रेड 13 के संतोषजनक समापन को सीनियर मैट्रिकुलेशन माना जाता था। नोवा स्कोटिया में वर्तमान समय में जूनियर मैट्रिकुलेशन ग्रेड 11 है और सीनियर मैट्रिकुलेशन ग्रेड 12 का पूरा होना है। चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्राग के चार्ल्स विश्वविद्यालय में मैट्रिकुलेशन ग्रेट हॉल मैग्ना ऑला में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले छात्र शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य छात्र के कर्तव्यों को अपनाने और छात्र अधिकारों को प्राप्त करने का प्रदर्शन करना है। इस समारोह में छात्र विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन शपथ लेते हैं और प्रतीकात्मक रूप से संकाय गदा को छूते हैं और डीन से हाथ मिलाते हैं। अन्य चेक विश्वविद्यालयों में भी उपरोक्त वर्णित समारोह के समान ही समारोह आयोजित किए जाते हैं। डेनमार्क। डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय हर साल मैट्रिकुलेशन समारोह आयोजित करता है। यह समारोह विश्वविद्यालय के मुख्य भवन स्थित हॉल ऑफ सेरेमनी में आयोजित किया जाता है। समारोह की शुरुआत एक जुलूस के साथ होती है, जिसमें रेक्टर और डीन शैक्षणिक पोशाक और अन्य भव्य परिधानों में शामिल होते हैं। समारोह के अंत में रेक्टर विभिन्न संकायों की सूची बनाते हैं, जिसके बाद अलग अलग छात्र अपने अपने संकाय का उल्लेख होने पर जयकारे लगाते हैं। इसके बाद रेक्टर भाषण देते हैं, जिसके बाद रेक्टर और डीन एक जुलूस के रूप में समारोह से वापस चले जाते हैं, जिसके बाद नए छात्रों के प्रवेश के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। फिनलैंड। मुख्य लेख। मैट्रिकुलेशन परीक्षा फिनलैंड।
फिनलैंड में मैट्रिकुलेशन, फिनिश, आइलियोपिलास्टटकिंटू, स्वीडिश, स्टूडेंट एक्सेमेन, माध्यमिक शिक्षा के अंत में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा है। व्यवहार में यह परीक्षा हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा भी होती है। हालांकि हाई स्कूल से स्नातक होने पर एक अलग डिप्लोमा होता है, जो परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के ग्रेड के आधार पर होता है। 1919 से इस परीक्षा का आयोजन एक राष्ट्रीय संस्था, मैट्रिकुलेशन परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता रहा है। इससे पहले इस परीक्षा का संचालन हेलसिंकी विश्वविद्यालय, जो 1918 तक फिनलैंड का एकमात्र विश्वविद्यालय था, के जिम्मे था। जर्मनी। जर्मन शब्द इमैट्रिकुलेशन एक विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामांकन की प्रशासनिक प्रक्रिया का वर्णन करता है। 4. यह शीतकालीन सेमेस्टर के लिए और डिग्री प्रोग्राम के आधार पर ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के लिए भी हो सकता है। इसमें कोई समारोह शामिल नहीं है। मैट्रिकुलेशन के लिए एक पूर्वापेक्षा आमतौर पर एबिटूर है, जो जर्मनी में नियमित विश्वविद्यालयों के लिए मानक मैट्रिकुलेशन परीक्षा है, और फचहोचस्चुलेन अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए फचहोचस्चुलरेफ है। एबिटूर और फचहोचस्चुलरेफ दोनों ही स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र है, जो छात्रों को कुछ प्रकार के जर्मन माध्यमिक विद्यालयों में अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मिलते हैं। हांगकांग। यह भी देखे संयुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रम प्रवेश प्रणाली और हांगकांग माध्यमिक शिक्षा डिप्लोमा। हांगकांग में इस शब्द का प्रयोग छठे फॉर्म के पूरा होने के साथ पर्यवेक्षित रूप से किया जाता है। शिक्षा प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बैठने के बाद पात्र छात्रों को 2 साल की छठी फॉर्म शिक्षा मिलती है। पूरा होने पर वे ए स्तर की परीक्षाओं के लिए बैठते हैं। अधिकांश माध्यमिक विद्यालय छठे फॉर्म कार्यक्रम की पेशकश करते हैं, और कुछ छठे फॉर्म कॉलेज भी है। ए स्तर की परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को एक विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। 2000 के दशक में हांगकांग के शिक्षा सुधारों ने चौथे और पांचवें फॉर्म की शिक्षा को बदल दिया है, जो छात्रों को एचकेसीई के लिए तैयार करता था, और छठे फॉर्म की शिक्षा को 3 साल की वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के साथ बदल दिया, जो हांगकांग डिप्लोमा ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा की ओर ले जाता है। अंतिम छठे फॉर्म के छात्रों ने 2012 में स्नातक किया और ए स्तर की परीक्षा दी। भारत। मुख्य लेख: माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। भारत में मैट्रिकुलेशन एक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर 10वीं कक्षा के अंतिम परिणामों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो 10वीं बोर्ड 10वीं कक्षा पर समाप्त होता है, और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा या राज्य बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राप्त योग्यता, जिसे आमतौर पर मैट्रिकुलेशन परीक्षा कहा जाता है। भारत में अभी भी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्रमशः मैट्रिकुलेशन परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो ब्रिटिश शासन के दिनों से लिए गए हैं। हालांकि इंग्लैंड में इन शब्दों को ओ या साधारण स्तर की परीक्षाओं, जिसे अब जीसीएसई कहा जाता है, और ए या उन्नत स्तर की परीक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विज्ञान विषयों के लिए मैट्रिकुलेशन की मानक भाषा अंग्रेजी है, जबकि क्षेत्रीय भाषाएं भी एक विकल्प है। मैट्रिकुलेशन या कक्षा 10 पास करने वाले अधिकांश छात्र 15 से 16 वर्ष के होते हैं। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर एक छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जारी रख सकता है। कक्षा 12 पास करने वाले अधिकांश छात्र 17 से 18 वर्ष के होते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जबकि राज्य बोर्ड राज्य स्तर पर संचालित होते हैं। हालांकि मूल पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है, और भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। उद्धरण वांछित एनटीएसई, 5 एनएसओ, एनएसटीएसई आदि मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है। मलेशिया। यह भी देखे मलेशियाई मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम। मलेशिया में मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंत्रालय (मो)
द्वारा संचालित किए जाते हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम के पूरा होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कम विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि वे उस विशेष विश्वविद्यालय तक ही सीमित होते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम मलेशियाई सरकार द्वारा प्रायोजित 1 वर्षीय प्रीयू कार्यक्रम है। एसपीएम सिजिल पेलजारन मलेशिया या मलेशियाई शिक्षा प्रमाणपत्र धारक अपने एसपीएम वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय मैट्रिकुलेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 5 जिन छात्रों को मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम की पेशकश की जाती है, उन्हें मलेशिया के कई मैट्रिकुलेशन कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। एमओई मैट्रिकुलेशन के बाद वे मलेशिया के स्थानीय विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कई विश्वविद्यालय एमओई मैट्रिकुलेशन को प्रीयू योग्यता के रूप में मान्यता देते हैं। उद्धरण वांछित मैट्रिकुलेशन कार्यक्रमों के अलावा एसटीपीएम कार्यक्रम सिजिल टिंगगी पेलजारन मलेशिया या मलेशियाई उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र भी है, जो फॉर्म 6 के छात्रों द्वारा ली जाने वाली मानकीकृत राष्ट्रीय परीक्षा है। एसटीपीएम अपनी अवधि 2 वर्ष बनाम 1 वर्ष, पाठ्यक्रम, व्यापकता और गहराई, अंकन पद्धति, देशव्यापी मानकीकृत मूल्यांकन बनाम मैट्रिकुलेशन कॉलेज द्वारा स्वयं मूल्यांकन और उत्तीर्णता दर के संदर्भ में मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम से भिन्न है। नेपाल मुख्य लेख स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नेपाल। नेपाल में यह स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एसएलसी को संदर्भित करता है। इससे पहले इसे माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नए शिक्षा अधिनियम 2016 के अनुसार के रूप में जाना जाता था। यह परीक्षा 10वीं कक्षा में विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले अगले 2 वर्षों में ली जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षाओं उच्चतर माध्यमिक या 10+2 से पहले ली जाती थी। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एसएलसी या माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई मुख्य परीक्षा है, जिसे नेपाल में आयरन गेट भी कहा जाता है। हालांकि एसएलसी और 10+2 का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कुछ शैक्षणिक संस्थान क्रमशः ओ या साधारण स्तर की परीक्षाओं, जिसे अब जीसीएसई कहा जाता है, और ए या उन्नत स्तर की परीक्षाओं के साथ ब्रिटिश प्रणाली का पालन करते हैं। नीदरलैंड में हाई स्कूल को शिक्षा के कई स्तरों में विभाजित किया गया है। अधिकांश छात्र एक विशिष्ट हाई स्कूल ट्रैक, प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा वूरबेरिडेंड वेटेस्टैपलजक ओंडरविज के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। यह ट्रैक डच कानून द्वारा विनियमित केंद्रीय परीक्षा मैट्रिकुलेशन परीक्षा द्वारा पूरा होता है। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा कार्यक्रम के 3 वर्षों के बाद हाई स्कूल के छात्र 4 दिशाओं लगभग भाषा, मानविकी और अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और चिकित्सा और कठिन विज्ञान में से एक का चयन करते हैं, और प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा कार्यक्रम के अंतिम 3 वर्ष उस दिशा में विश्वविद्यालय शिक्षा की तैयारी के लिए होते हैं। पाकिस्तान में मैट्रिकुलेशन, जिसे आमतौर पर मैट्रिक कहा जाता है, वह शब्द है जो 9वीं और 10वीं कक्षा के अंत में होने वाली अंतिम परीक्षाओं को संदर्भित करता है। ये परीक्षाएं आमतौर पर 14 से 16 वर्ष की आयु के छात्रों द्वारा ली जाती है। इसके परिणामस्वरूप माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र एसएससी या तकनीकी विद्यालय प्रमाणपत्र टीएसी जारी किया जाता है। एसएससी या टीएसी के बाद छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा के 11वें वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं। कॉलेज में 11वीं एचएसएससी 1 और 12वीं एचएसएससी 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र एचएसएससी मिलता है और वे पाकिस्तान या अन्य देशों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के योग्य हो जाते हैं। पाकिस्तान में अभी भी ब्रिटिश शासन के दिनों से लिए गए मैट्रिकुलेशन परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, हालांकि इंग्लैंड में ही इन शब्दों को ओ या साधारण स्तर की परीक्षाओं, जिन्हें अब जीसीएसईज कहा जाता है, और या उन्नत स्तर की परीक्षाओं से बदल दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका मुख्य लेख मैट्रिकुलेशन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक
हाई स्कूल का अंतिम वर्ष है और हाई स्कूल से स्नातक होने पर प्राप्त होने वाली योग्यता तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में पहली औपचारिक परीक्षा 1858 में केप ऑफ गुड होप विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित की गई थी। 7 दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षाएं निर्धारित नहीं करते हैं, हालांकि कई भाषाई, संख्यात्मक और गणितीय क्षमता के मानकीकृत प्रवेश परीक्षणों का उपयोग करते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बेंचमार्क टेस्ट 8 कहा जाता है, जो एक्यूएल टेस्ट, शैक्षणिक और मात्रात्मक साक्षरता और गणित टेस्ट में विभाजित होते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड 9, कैम्ब्रिज 10, 11, रॉयल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 12, सेंट एंड्रयूज 13, एडिनबर्ग 14, डरहम 15 और न्यू कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज 16 में इस शब्द का इस्तेमाल उस समारोह के लिए किया जाता है जिसमें नए छात्रों को विश्वविद्यालय के रजिस्टर लैटिन मैट्रिकुला में दर्ज किया जाता है, जिस बिंदु पर वे विश्वविद्यालय के सदस्य बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड में मैट्रिकुलेट्स को समारोह के दौरान सब्फस के साथ अकादमिक पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है। 9 कैम्ब्रिज और डरहम में शैक्षणिक पोशाक पहनने के संबंध में नीति कॉलेजों के बीच भिन्न होती है। डरहम के कुछ कॉलेजों द्वारा अलग मैट्रिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। डरहम में भी सभी छात्रों को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय और स्कॉटलैंड के अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में मैट्रिकुलेशन में स्पॉन्सियो एकेडेमिका पर हस्ताक्षर करना शामिल है, जो विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने और संस्थान का समर्थन करने की प्रतिज्ञा है। 2015 में लिंकन स्थित बिशप ग्रोसेटेस्ट विश्वविद्यालय ने सभी नए छात्रों के लिए एक मैट्रिकुलेशन कार्यक्रम शुरू किया। संयुक्त मैट्रिकुलेशन बोर्ड जैसे यूके परीक्षा बोर्डों के निर्माण में मैट्रिकुलेशन एक कारक था। अधिकांश ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में कोई औपचारिक समारोह नहीं होता। मैट्रिकुलेशन शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय का सदस्य बनने की प्रशासनिक प्रक्रिया को दर्शाने के लिए नामांकन और पंजीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मैट्रिकुलेशन को पहले मैट्रिकुलेशन से पहले या उसके तुरंत बाद ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं से जोड़ा जाता था, जिन्हें ऑक्सफोर्ड में रेस्पॉन्सियंस और कैम्ब्रिज में प्रीवियस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था। दोनों को 1960 में समाप्त कर दिया गया। बाद में दोनों विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयव्यापी प्रवेश परीक्षाएं फिर से शुरू की गईं, लेकिन 1995 में उन्हें समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से अधिक सीमित विषयाधारित परीक्षाएं शुरू की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मैट्रिकुलेशन का अर्थ किसी छात्र द्वारा डिग्री प्राप्त करने के इरादे से विश्वविद्यालय या कॉलेज में छात्र के रूप में नामांकन या पंजीकरण मात्र है, जिसमें कोई विशेष समारोह शामिल नहीं होता है। कुछ कॉलेज जहां औपचारिक मैट्रिकुलेशन समारोह होता है, उसे मैट्रिकुलेशन कहते हैं, जबकि अन्य नए छात्रों के लिए इस नामांकन समारोह को दीक्षांत समारोह कहते हैं। कनेक्टिकट स्थित ट्रिनिटी कॉलेज जैसे कुछ कॉलेज दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस समारोह को दीक्षांत समारोह, 17 और एक छात्र के रूप में औपचारिक रूप से नामांकन को मैट्रिकुलेशन कहते हैं। 18 कुछ संस्थानों में ये समारोह अपेक्षाकृत नए हैं। स्क्रिप्स कॉलेज में मैट्रिकुलेशन की शुरुआत 1990 में ही हुई थी। 19 ट्रिनिटी कॉलेज जैसे अन्य संस्थान लगभग 2 शताब्दी पुराने हैं, जिनकी शुरुआत पहली बार 1826 में हुई थी। 20 जिन कॉलेजों में विशेष रूप से मैट्रिकुलेशन समारोह होता है और विशेष रूप से इस नाम का उपयोग करते हैं, उनमें शामिल है एड्रियन कॉलेज, 21 एल्बियन कॉलेज, 22 असम्पशन कॉलेज, 23 बेलमोंट विश्वविद्यालय, 24 बोस्टन कॉलेज, 25 बोस्टन विश्वविद्यालय, 26 द सिटारेल, 27 कल्वरस्टॉकटन कॉलेज, 28 डार्टमाउथ कॉलेज, 29 ड्यूक्सने विश्वविद्यालय, 30 जैक्सनविले विश्वविद्यालय, 31 केनियोन कॉलेज, 32 लॉरेंस विश्वविद्यालय, 33 लियों कॉलेज,
34 मैरियट्टा कॉलेज, 35 मैकेंड्री विश्वविद्यालय, 36 माउंट यूनियन कॉलेज, 37 मोरावियन कॉलेज, 38 मुहलेनबर्ग कॉलेज, 39 रैंडोल्फ मैकॉन कॉलेज, 40 राइस विश्वविद्यालय, 41 सेंट लॉरेंस विश्वविद्यालय, 42 स्क्रिप्स कॉलेज, 43 ट्रिनिटी कॉलेज, 44 टफ्ट्स विश्वविद्यालय, 45 सेंट मैरी विश्वविद्यालय, कैंसस, 46 वर्जीनिया सैन्य संस्थान, 47 वाबाश कॉलेज, 48 वाल्श विश्वविद्यालय, 49 वाशिंगटन और जेफरसन कॉलेज, 50 और विल्मेट विश्वविद्यालय, 51 कई मेडिकल स्कूल मैट्रिकुलेशन को एक सफेद कोट समारोह के साथ उजागर करते हैं। यह एक अपेक्षाकृत हालिया घटना है जिसकी शुरुआत 1989 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रिज्जकर स्कूल ऑफ मेडिसिन से हुई थी। पहला पूर्ण समारोह 1993 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के वेगेलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में हुआ था। 52 विशेष छात्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आमतौर पर छात्रों की एक श्रेणी होती है जिसे विशेष छात्र 53, 54, 55, गैर मैट्रिकुलेटेड छात्र 56, 57 या गैर मैट्रिकुलेटेड छात्र कहा जाता है। 58 आमतौर पर ये वे छात्र होते हैं जो केवल कक्षा का ऑडिट नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ऐसे क्रेडिट प्राप्त करते हैं जो संभावित रूप से हस्तांतरणीय होते हैं, पूरी ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं और अक्सर अन्य छात्रों को मिलने वाले लाभ जैसे सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ये छात्र आमतौर पर अन्य संस्थानों में मैट्रिकुलेटेड छात्रों के रूप में नामांकित होते हैं और किसी प्रकार के विजिटिंग स्कॉलर होते हैं। हालांकि कभी-कभी छात्र एक स्वतंत्र गैर डिग्री शिक्षा के उद्देश्य से कक्षाओं में भाग लेते हैं। होनकेस लॉस, चीनी, जन्म 10 अक्टूबर 2001, हांगकांग के स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता और लेखक है। वह हांगकांग यूटिलिटेरियन पार्टी जेडेच के संस्थापक और अध्यक्ष है। एक और मिंग पाओ के पूर्व छात्र पत्रकार है। 2017 में मिंग पाओ के एक छात्र कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी कैरी लैम के साथ एक ग्रुप फोटोशूट के दौरान लॉस ने अपने फोन पर हांगकांग की स्वतंत्रता का नारा प्रदर्शित किया था। 3 वह 30 जून 2020 को हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू होने से कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम भाग गया था और उसके बाद से हांगकांग पुलिस बल द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। 3 जीवनी। होंग्स लाओस का जन्म 10 अक्टूबर 2001 को साई यिंग पुन के त्सान युक अस्पताल में हुआ था और उनका नाम हांग लाओ पश्चिमी नामकरण क्रम था। उन्होंने क्वाई चुंग मेथोडिस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। 2014 की अम्ब्रेला क्रांति के बाद लाओस को यह विश्वास होने लगा कि हांगकांग में वास्तव में लोकतंत्र और स्वतंत्रता नहीं है और उन्होंने खुद को राजनीति और सामाजिक न्याय आंदोलनों में शामिल करना शुरू कर दिया। 2016 में न्यू टेरिटरीज ईस्ट उपचुनाव के दौरान स्थानीयतावादी खेमे को बल मिला जिससे लाओस को हांगकांग की स्वतंत्रता की वकालत करने की प्रेरणा मिली। 16 नवंबर 2017 को मिंग पाओ द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह के दौरान लाओस को तत्कालीन मुख्य कार्यकारी कैरी लैम के साथ एक ग्रुप फोटो लेने का मौका मिला। पीछे की पंक्ति में बैठे हुए उन्होंने अपना फोन ऊपर उठाया जिस पर हांगकांग की स्वतंत्रता का नारा लिखा था। फोटोग्राफरों ने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया। 5 घटना के बाद क्वाईचुंग मेथोडिस्ट कॉलेज के कर्मचारियों ने उन्हें अपनी हरकतें दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी। 6 लेकिन लाओस ने तर्क दिया कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने 24 नवंबर को स्कूल परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। 7 स्वतंत्रता समर्थक समूहों हांगकांग नेशनल फ्रंट और स्टूडेंट लोकलिज्म ने भी उस दिन लाओस के समर्थन में प्रदर्शन किया। हालांकि सुरक्षा कारणों से लाओस को खुद 2 घंटे तक स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 8 दिसंबर 2017 में उन्हें विधान परिषद परिसर के पास लेनन वॉल पर एक खिलौना बंदूक लाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 9 बाद में उन पर नकली बंदूक रखने का आरोप लगाया गया। 12 सितंबर 2018 को
उन्हें 18 महीने की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। 11 जून 2019 में उन्होंने अपने आरोपों और सजा की अपील की, जिसमें मार्टिन ली ने उनका प्रतिनिधित्व किया। 4 जुलाई 2019 को उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील जीत ली। 29 जून 2019 को उन्होंने हांगकांग यूटिलिटेरियन पार्टी की स्थापना की, जो एक स्वतंत्रता समर्थक समूह है जो उपयोगितावाद की वकालत करता है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आज़ादी पर जोर देता है। 14 अगस्त 2019 में उन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी पहली पुस्तक मेकिंग लाइट ऑफ करंट अफेयर्स प्रकाशित की। 15 लैम विंगकी और जोशुआ वोंग सहित कार्यकर्ताओं को प्रस्तावना लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था। 16 जून 2020 के अंत में हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू होने से कुछ समय पहले वह यूनाइटेड किंगडम भाग गया और शरण मांगी। उसने कहा कि वह अपने राजनीतिक विचारों को नहीं छोड़ेगा। 17, 18, 31 जुलाई को वह हांगकांग पुलिस बल द्वारा 5 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वांछित था। लॉस पर अलगाव के लिए उकसाने और विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। 3 दिसंबर 2020 में लॉस ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उसका बैंक ऑफ चाइना खाता निलंबित कर दिया गया था, हालांकि खाते में केवल $47.23 थे। 19-20 2024 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव और छात्रवृत्ति मिली, जहां वे धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डबलिन विश्वविद्यालयों में कला स्नातक BA को आमतौर पर स्नातक होने के 3 या 4 साल बाद आवेदन करने पर मास्टर ऑफ आर्ट्स MA के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस पदोन्नति के लिए किसी अतिरिक्त परीक्षा या अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, जो वरिष्ठता का प्रतीक है, और कोई अतिरिक्त स्नातकोत्तर योग्यता नहीं है। 1, 2, 3 इस प्रणाली ने कभी-कभी नियोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा किया है, जो MA को एक अतिरिक्त योग्यता समझने की भूल कर सकते हैं। एड यूंडेम ग्रेडम के फॉर्मूले के अनुसार ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डबलिन विश्वविद्यालयों के स्नातक भी अन्य 2 विश्वविद्यालयों में से किसी में भी शामिल होने और समकक्ष शैक्षणिक डिग्री प्रदान करने के लिए आवेदन करने के पात्र है, बशर्ते कि वे ऐसी डिग्री के लिए पंजीकरण करना चाहते हों या अकादमिक स्टाफ के सदस्य हों। वे एक आवश्यक शुल्क भी देते हैं। 4, 5, 6, 7 स्टीमबोट लेडीज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों की लगभग 720 महिला स्नातक जिन्होंने डबलिन शैक्षणिक डिग्री प्राप्त की, का उदाहरण निगमन की सबसे लोकप्रिय घटनाओं में से एक है। 8 अर्जित डिग्री नहीं होने पर मूल डिग्री, डिग्रियां और निगमित एड यूंडेम डिग्री, डिग्रियां दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलेंडर में सूचीबद्ध पोस्टनॉमिनल में दी गई है। 9 हालांकि ये विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री भी प्रदान करते हैं, जिनके लिए आगे के अध्ययन और परीक्षा की आवश्यकता होती है, वे किसी भी स्नातकोत्तर डिग्री के लिए MA की उपाधि प्रदान नहीं करते हैं। 10 यह प्रथा दुनिया भर के अधिकांश विश्वविद्यालयों से भिन्न है, जहां MA आगे के स्नातकोत्तर अध्ययन को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, इन डिग्रियों को अक्सर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज MA और डबलिन या ट्रिनिटी MA के रूप में संदर्भित किया जाता है, ताकि उन्हें अलग किया जा सके। 11 इसी तरह, प्राचीन स्कॉटिश विश्वविद्यालयों में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कुछ विषयों में स्नातक की डिग्री के रूप में प्रदान की जाती है। MA में पदोन्नति के बाद, स्नातक अब अकादमिक पोशाक नहीं पहनते हैं या कला स्नातक से जुड़े पदनाममात्र अक्षरों का उपयोग नहीं करते हैं। इतिहास और तर्क। इस अनुभाग में सत्यापन हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। नवंबर 2020 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। यह प्रणाली मध्य युग से चली आ रही है, जब उदार कलाओं का अध्ययन आमतौर पर 7 वर्षों में होता था।
उस समय छात्र अक्सर आज की तुलना में बहुत कम उम्र में, कभी कभी तो 13 या 14 वर्ष की आयु में ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेते थे। बुनियादी विश्वविद्यालय शिक्षा में ट्रिवियम, व्याकरण, अलंकारशास्त्र और द्वंद्वात्मकता और क्वाद्रिवियम, ज्यामिति, अंकगणित, खगोल विज्ञान और संगीत शामिल थे, जिनकी कुल मिलाकर लगभग 7 वर्षों की पूर्णकालिक शिक्षा होती थी। इस अवधि के दौरान एक छात्र अपनी पढ़ाई का एक भाग पूरा करने के बाद सबसे पहले एक स्नातक उपाधि प्राप्त करता था। ट्रिवियम और क्वाद्रिवियम के बीच का विभाजन हमेशा बीए और एमए डिग्रियों के बीच के विभाजन के अनुरूप नहीं होता था। हालांकि ट्यूडर काल के दौरान कैम्ब्रिज में इसे अपनाया गया था और अन्य यूरोपीय विश्वविद्यालयों द्वारा इससे अलग होने के बाद भी यह लंबे समय तक बना रहा। पेरिस विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि उत्तरदायित्व मैट्रिकुलेशन परीक्षा के तुरंत बाद प्रदान की जाती थी, जबकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बीए बहुत बाद में प्रदान की जाने लगी और समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण होती गई। कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने पर एक छात्र विश्वविद्यालय का पूर्ण सदस्य बन जाता था और दीक्षांत समारोह में मतदान का अधिकार प्राप्त करता था। नए एम.ए. छात्र विश्वविद्यालय में एक निश्चित अवधि तक अध्यापन कर सकते थे, जिसके दौरान उन्हें रीजेंट या रीजेंट मास्टर कहा जाता था। अध्यापन की इस अवधि को पूरा करने के बाद वे गैरीजेंट मास्टर बन जाते थे और या तो विश्वविद्यालय छोड़ देते थे या उच्च संकायों, देवत्व, कैनन या सिविल लॉ या चिकित्सा में से किसी एक में आगे की पढ़ाई जारी रखते थे। समय के साथ इन उच्च संकायों में बीए के रूप में अध्ययन करना संभव हो गया। हालांकि किसी स्नातक को तब तक उच्च डिग्री में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था जब तक कि उसके पास एमए बनने के लिए आवश्यक वरिष्ठता न हो। जैसे जैसे बीए की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, एमए की आवश्यकताएं धीरे धीरे कम होती गईं। 18वीं शताब्दी तक यह प्रथा काफी हद तक एक औपचारिकता बन गई थी और छात्र कॉलेज की पुस्तकों में अपना नाम दर्ज कराकर निवास की आवश्यकताओं, जो एक बार व्याख्यानों में भाग लेने से पूरी हो जाती थीं, को पूरा कर सकते थे। 1800 में ऑक्सफोर्ड ने बीए और एमए की डिग्रियों के लिए आधुनिक शैली की परीक्षाएं शुरू कीं, लेकिन 1807 में एमए परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। कैम्ब्रिज में एक गैर रीजेंट एमए की पोशाक 1815 कम से कम 16वीं शताब्दी से कुलीन लोग स्नातक छात्रों का सबसे चुनिंदा समूह थे, जो सामान्य फीस का 4 गुना भुगतान करते थे और कभी कभी बीए की डिग्री पूरी किए बिना सिर्फ 2 साल के निवास के बाद एमए की डिग्री प्राप्त करते थे। हालांकि कई लोग स्नातक होने के लिए लंबे समय तक नहीं रुकते थे। कुलीन लोगों को उनके मोर्टारबोर्ड केप पर सोने के लटकन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता था, जबकि निचले सामाजिक रैंक के छात्रों द्वारा पहने जाने वाले काले रंग के लटकन होते थे। 12 अगले रैंक के छात्र कैम्ब्रिज और डबलिन में साथी आम या ऑक्सफोर्ड में सज्जन आम मानक शुल्क का 2 गुना भुगतान करते थे, साथियों के साथ भोजन करते थे और बीए के लिए आवश्यक व्याख्यान में भाग लेने और अभ्यास करने से मुक्त थे। वे निचले रैंक के छात्रों की तुलना में 1 साल पहले स्नातक कर सकते थे। सबसे निचले पायदान पर ऑक्सफोर्ड में सर्विटर्स और कैम्ब्रिज व डबलिन में सीजर थे, जिनकी फीस कॉलेज द्वारा मामूली कामों के बदले में दी जाती थी। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक सीजर थे, आइजैक न्यूटन एक सबसाइजर थे। 19वीं सदी के दौरान ये भेद धीरे धीरे खत्म हो गए। आलोचना 2000 में उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी द्वारा किए गए शोध से पता चला कि 62% नियोक्ता इस बात से अनजान थे कि कैम्ब्रिज एमए अध्ययन से जुड़ी किसी भी तरह की स्नातकोत्तर उपलब्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 38 इसी सर्वेक्षण में सामान्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर की योग्यता के बारे में नियोक्ताओं के बीच व्यापक अज्ञानता पाई गई। 51% का मानना था कि एडिनबर्ग एमए एक स्नातकोत्तर योग्यता है। 22% इस बात से अनजान थे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट उच्च शिक्षा के स्नातक डिप्लोमा से अधिक योग्यता है, और 40% ने सोचा कि बीए या बीएससी एक स्नातकोत्तर डिग्री है। 39 फरवरी 2011 में नॉटिंघम ईस्ट के तत्कालीन लेबर सांसद क्रिस लेस्ली ने एक निजी सदस्य विधेयक, मास्टर डिग्री
न्यूनतम मानक विधेयक 2010 से 12 को प्रायोजित किया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को मास्टर डिग्री प्रदान करने पर रोक लगाना था जब तक कि अध्ययन और मूल्यांकन के कुछ निश्चित मानक पूरे न हों। 41 विधेयक पर दूसरी बार बहस 21 अक्टूबर 2011 को हुई, लेकिन समय समाप्त हो गया। 41 आयरलैंड में ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन में मास्टर ऑफ आर्ट्स, आयरलैंड में शैक्षणिक योग्यता के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी, क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन आयरलैंड के साथ पंजीकृत या अनुमोदित नहीं है। उत्तर नाममात्र शैली। तीनों विश्वविद्यालयों के कला स्नातकोत्तर उपाधि उत्तरनाम अक्षरों एमए का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बीए की डिग्री के लिए परीक्षाओं में कभी कभी ऑनर्स प्रदान किए जाते हैं, लेकिन एमए ऑनर्स शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय का लैटिन संक्षिप्त नाम ऑक्सन, कैंटेब या डबल अक्सर कोष्ठकों में जोड़ा जाता है, जैसे जॉन स्मिथ एमए कैंटेब 1, 2, 3। इसके अतिरिक्त बीए की डिग्री को एमए पुरस्कार के साथ नहीं दिखाया जाता है, केवल एमए का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। 31 यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त विश्वविद्यालयों में से किसी एक से दूसरे में शामिल होता है, तो विश्वविद्यालय के नामों के बीच लैटिन एड डाला जा सकता है, जैसे एमए ऑक्सन एट कैंटेब आदि। इसके विपरीत एमए ऑक्सन एमए कैंटेब, जो यह संकेत देगा कि धारक ने दोनों विश्वविद्यालयों से एमए की डिग्री प्राप्त की है। उद्धरण आवश्यक। 2007 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गजट और यूनिवर्सिटी कैलेंडर में अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रयुक्त शैली से मेल खाने के लिए ऑक्सन के स्थान पर ऑक्सफ, कैंप के स्थान पर कैम्प और डबल के स्थान पर डब का प्रयोग किया जाता है। अधिकार और विशेषाधिकार। इस अनुभाग में सत्यापन हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। नवंबर 2020। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। कला में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ पारंपरिक रूप से कई अधिकार और विशेषाधिकार जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रमुख विश्वविद्यालयों के विधायी निकायों, ऑक्सफोर्ड में दीक्षांत समारोह और कैम्ब्रिज और डबलिन में सीनेट की सदस्यता थी। ये मूल रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निकाय थे, जो विश्वविद्यालयों के कानूनों में बदलावों को मंजूरी देते थे और प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए संसद के 2 सदस्यों सहित विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव करते थे। एमए की डिग्री प्राप्त करना इन निकायों का सदस्य बनने का मुख्य तरीका था, हालांकि यह एकमात्र तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड में धर्मशास्त्र, चिकित्सा और नागरिक कानून के डॉक्टर हमेशा स्वचालित रूप से दीक्षांत समारोह के सदस्य होते थे। आज दीक्षांत समारोह और सीनेट की मुख्य भूमिका प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के साथ साथ ऑक्सफोर्ड में कविता के प्रोफेसर और कैम्ब्रिज में हाई स्टीवर्ड का चुनाव करना है। एमए और दीक्षांत समारोह सीनेट के अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार पहले बहुत महत्वपूर्ण थे। ऑक्सफोर्ड में 1998 तक प्रॉक्टरों के पास केवल जूनियर सदस्यों, जिन्हें दीक्षांत समारोह की सदस्यता में शामिल नहीं किया गया था, को अनुशासित करने का अधिकार था, जिसका अर्थ था कि कोई भी स्नातक छात्र जिसने एमए के रूप में प्रवेश लिया था, उनके अधिकार से मुक्त था। कैम्ब्रिज में एमए और एमए की स्थिति वाले छात्रों को छात्रों द्वारा मोटर वाहनों के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले नियमों से छूट प्राप्त है। शैक्षणिक कर्मचारियों और पूर्व छात्रों के लिए अन्य विशेषाधिकार, जैसे हाई टेबल पर भोजन करने का अधिकार, गौरीज में भाग लेने का अधिकार, कॉलेज के लॉन पर टहलने का अधिकार आदि, अधिकांश कॉलेजों में एमए तक ही सीमित है, जिससे अधिकांश स्नातक छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। कैम्ब्रिज के लिए सीनेट की सदस्यता अब एमए तक सीमित नहीं है। 32 और 2000 में ऑक्सफोर्ड ने सभी स्नातकों के लिए दीक्षांत समारोह की सदस्यता खोल दी। 33 डबलिन के लिए आयरिश संसद के ऊपरी सदन सीनाद एरेन के लिए सीनेटरों को चुनने का अधिकार
अब उन लोगों तक सीमित है जो आयरिश नागरिक है, और 1918 से मताधिकार को सभी स्नातकों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था, न कि केवल एमए वाले लोगों को। 34 प्रधानता। एमए की डिग्री अपने धारक को विश्वविद्यालयों के वरीयता वरिष्ठता के क्रम में एक विशेष दर्जा प्रदान करती है। 35-36 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कला के एक मास्टर को विश्वविद्यालय के सभी डॉक्टरों, परास्नातक और स्नातकों से पहले वरीयता, स्थिति और रैंक प्राप्त होती है, जो कला के मास्टर नहीं है। डॉक्टर्स ऑफ डिविनिटी और डॉक्टर्स ऑफ सिविल लॉ के अलावा वरीयता, स्थिति और रैंक पहले फेलोशिप जैसी नियुक्तियों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब आम तौर पर केवल एक औपचारिक महत्व रखते हैं। एमए स्थिति। इस अनुभाग में सत्यापन हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। नवंबर 2020। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। ऑक्सफोर्ड में 2000 तक विश्वविद्यालय के कानूनों के अनुसार कांग्रीगेशन के सभी सदस्यों, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और वरिष्ठ कर्मचारी के पास कम से कम डीडी, डीएम, डीसीएल या एमए की डिग्री या एमए का दर्जा होना आवश्यक था। यह विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लाइसेंस के रूप में एमए से जुड़ा था। इस प्रकार एमए का दर्जा नियमित रूप से अन्य विश्वविद्यालयों से आए शिक्षाविदों को दिया जाता था जो विश्वविद्यालय में पद ग्रहण करने आते थे। हालांकि अब यह इस प्रकार प्रदान नहीं किया जाता है, फिर भी 2000 से पहले नियुक्त कांग्रीगेशन के कई सदस्यों के पास एमए का दर्जा बना रहता है। कैम्ब्रिज में एमए का दर्जा स्वतः ही कैम्ब्रिज में अध्ययनरत अन्य विश्वविद्यालयों के 24 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्नातकों को प्रदान कर दिया जाता है। 24 वर्ष से कम आयु के स्नातक छात्रों को बीए का दर्जा दिया जाता है। इससे उन्हें उपयुक्त कैम्ब्रिज गाउन पहनने का अधिकार मिलता है, लेकिन बिना किसी बंधन के। 37 उपरोक्त मामलों में यह दर्जा डिग्री नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय छोड़ने, ऑक्सफोर्ड के मामले में, या डिग्री पूरी करने, कैम्ब्रिज के लिए, पर यह दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए सुधारों ने कुछ सामान्य स्नातक छात्रों को बीए की डिग्री पूरी तरह से छोड़ देने की अनुमति दे दी। पहले बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद विधि या चिकित्सा में स्नातक बनने के लिए 3 साल इंतजार करना जरूरी था, लेकिन जुर्माना भरने के बाद छात्र 3 साल के निवास के बाद कॉलेज छोड़कर इंस ऑफ कोर्ट या किसी शिक्षण अस्पताल में अध्ययन कर सकते थे और पेशेवर स्नातक की डिग्री के लिए वापस आ सकते थे, जैसा कि विलियम ब्लैकस्टोन के मामले में हुआ था। 1865 तक किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज के सभी छात्र ईटन कॉलेज से थे और बिना विश्वविद्यालय परीक्षा दिए बीए और बाद में एमए की डिग्री प्राप्त कर सकते थे। इसी तरह न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के सभी छात्र जो विंचेस्टर कॉलेज से आते थे 1834 तक यही छूट प्राप्त करते थे। हालांकि सभी विषयों में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों की अवधि घटाकर 3 या 4 वर्ष कर दी गई है, फिर भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डबलिन में एमए की डिग्री अभी भी मैट्रिकुलेशन के लगभग 7 साल बाद प्रदान की जाती है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उदार कला शिक्षा का अधिकांश भाग व्याकरण विद्यालयों में स्थानांतरित हो गया है, जहां छात्र अब अधिक उम्र में, आमतौर पर 17 से 19 वर्ष की आयु के बीच, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। फ्रांस में स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को अभी भी बैकालॉरिएट कहा जाता है। डरहम विश्वविद्यालय, जिसने 1838 में अपना पहला एमए प्रदान किया, और लंदन विश्वविद्यालय, जिसने 1840 में पहला एमए प्रदान किया, ने एमए को एक अलग उच्च डिग्री मानकर, जिसे आगे की परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता था, प्राचीन अंग्रेजी मॉडल से अलग हो गए। 14, 15, 16 हालांकि प्रारंभिक स्नातक से परे आगे के अध्ययन की स्थापना करके इन विश्वविद्यालयों को प्राचीन मॉडल पर वापस लौटते हुए देखा जा सकता है। अधिकांश आधुनिक विश्वविद्यालयों ने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डबलिन प्रणाली अपवाद बन गए।
कुछ विश्वविद्यालयों ने प्राचीन मॉडल को अस्थायी रूप से अपनाया, जिससे एक ही संकाय के भीतर प्रगति की अनुमति मिली, जैसे कि बीएससी से एमएससी तक, लेकिन बाद में नई प्रणाली में बदल गए। स्टीमबोट लेडीज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की महिला छात्राएं, जिन्हें 1904 और 1907 के बीच डबलिन विश्वविद्यालय द्वारा एड यूंडेम डिग्री प्रदान की गई थी, उस समय जब उनके अपने विश्वविद्यालयों ने महिलाओं को डिग्री प्रदान करने से इनकार कर दिया था, में से कुछ, जैसे जूलिया बेल, ने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। 17 अन्य विश्वविद्यालयों में ऐतिहासिक उदाहरण। जबकि आज केवल कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन ही स्नातक होने के 3 साल बाद छात्रों को कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान करते हैं, 20वीं सदी से पहले अन्य कॉलेजों में भी यही प्रथा थी। हालांकि डरहम विश्वविद्यालय ने एमए को उच्चतर डिग्री के रूप में मान्यता दी, लेकिन कम से कम 1940 के दशक तक इसके नियमन में यह प्रावधान था कि कला स्नातक को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के कला स्नातकोत्तर की डिग्री में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें कला स्नातक की 9 टर्म 3 वर्ष की डिग्री के लिए अंतिम ऑनर्स परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में रखा गया हो, या वास्तुकला स्नातक की 6 टर्म 2 वर्ष की डिग्री हो। नियमन में यह भी कहा गया है कि कला स्नातक, संगीत या धर्मशास्त्र में डिप्लोमा को छोड़कर विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त अध्ययन और परीक्षा के एमए में प्रवेश दिया जा सकता है। 18 संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1600 के दशक के मध्य से 1872 तक इस प्रथा में लगा रहा। 19 येल विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा के एमए इसकी स्थापना से लेकर 1871 तक प्रदान किया जाता था। 20 इसी तरह कोलंबिया विश्वविद्यालय ने किंग्स कॉलेज के रूप में अपनी उत्पत्ति से इस तरीके से मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रदान किया, जिसके दौरान 1761 में 1758 के मूल स्नातक वर्ग के 5 सदस्यों में से 3 को मास्टर ऑफ आर्ट्स में पदोन्नत किया गया था। 21 जून 1880 में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जब मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए एक औपचारिक परीक्षा शुरू की गई। 22 अन्य अमेरिकी कॉलेजों ने 1800 के दशक के मध्य से अंत तक 3 साल के स्नातकों को पाठ्यक्रम में कला की उपाधि प्रदान की, जिसमें एमहर्स्ट कॉलेज और यूनियन कॉलेज शामिल थे। 23-24 आवश्यकताएं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डबलिन में कला स्नातक एक निश्चित अवधि के बाद कला में स्नातकोत्तर के रूप में प्रवेश ले सकता है, बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा या निवास के, लेकिन कभी-कभी शुल्क का भुगतान करने पर। ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड बीए या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए धारकों को मैट्रिकुलेशन के बाद 21वीं अवधि के बाद एमए प्रदान किया जा सकता है, आमतौर पर विश्वविद्यालय में प्रवेश के 7 साल बाद। 25 अन्य स्नातक ऑक्सफोर्ड डिग्री धारक, जैसे बैचलर ऑफ थियोलॉजी या मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, एमए के हकदार नहीं है। 26 कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज बीए धारकों को निवास के पहले कार्यकाल के 6 साल बाद एमए की डिग्री प्रदान की जा सकती है। एमए के लिए आवेदन करने से पहले बीए की डिग्री 2 साल तक अनिवार्य थी। यह नियम कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण कई राज्यों में निलंबित कर दिया गया था। 27 विश्वविद्यालय या कॉलेज के वरिष्ठ कर्मचारियों को भी 3 साल की नौकरी के बाद एमए की डिग्री प्रदान की जा सकती है। डबलिन में डबलिन बीए धारकों को 3 साल बाद एमए की डिग्री प्रदान की जा सकती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 9 बार निवास किया हो। इसके लिए शुल्क देय है। हालांकि 50 साल से अधिक समय से अध्ययन कर रहे स्नातकों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया जाता है। 28 ऐसी अन्य परिस्थितियां भी हैं जिनमें एमए की उपाधि प्रदान की जा सकती है, जैसे कि कर्मचारियों को, लेकिन ये सबसे आम है। विशिष्ट नियम संबंधित विश्वविद्यालयों के कानूनों में पाए जा सकते हैं। 25, 27, 28 3 विश्वविद्यालयों के बीच पारस्परिक मान्यता के एक रूप, एड यूंडेम ग्रेडम के फार्मूले के अनुसार, एक संस्थान से एमए की डिग्री के हकदार स्नातक को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के अन्य 2 में से
किसी एक द्वारा प्रदान की गई समकक्ष उपाधि मिल सकती है। तो ये हमें रिलीज़ होते हुए 1 अगस्त 2025 को देखने को मिली थी, जो कि इसकी एक तरह से रिलीजिंग डेट थी। बाकी अब कंटिन्यू नेटफ्लिक्स पर लगभग 22 मिलियन लोगों ने इसे पसंद किया है और ये आप अभी ओटीटी पर देखने को मिल जाएगी। बाकी रोमांटिक मूवी लवर्स के लिए बेहतरीन शो से रहने वाली है। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।